ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त लाइव हैं। आज का जो सेशन है वो एक बहुत मोस्ट अवेटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस मैं कह सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि आज इस वक्त हमारे साथ ईसी के सीनियर ट्रेनर्स मौजूद हैं। सब लोग आप लोग जानते हैं, अरसलान भाई को सब जानते हैं, ईसी के वन ऑफ द की मेंबर्स। जवाद अंजुम भाई, साइम और अबीर भी ज्वाइन कर रहे हैं। और आपका इनके साथ इंटरेक्शन ट्रिपल वन स्टेज पे भी होता है। खास तौर पे जवाद भाई, साइम, अबीर, ये ट्रिपल वन टीम, ये आपकी कहते हैं ना उस वक्त बहुत क्रिटिकल स्टेज होता है लॉन्च का, उस वक्त आपके साथ होते हैं और आपको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं और एडवाइस भी कर रहे होते हैं कि अब आपने अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से लेके चलना है, लॉन्च क्या है, कैसे आप वो प्रोडक्ट कैसे मूव कर रही है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम अपनी ट्रिपल वन टीम से एक लाइव सेशन करें जिसमें हमें उनसे पूछें कि क्या क्या नई स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं और किस किस तरह की न्यू टेस्ट कर रहे हैं, किस तरह की अप्रोचेस यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा आज का सेशन मुझे इम्पोर्टेंट इसलिए लग रहा है कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि यार अच्छा और क्या, मतलब क्योंकि क्योंकि लॉन्च स्ट्रेटजीज बहुत डायनेमिक अप्रोच है एक किस्म की। आपको सिचुएशन के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस के हिसाब से जवाद भाई, सनी भाई, साइम, अबीर, ये सब लोग आपको गाइड कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट की नेचर के हिसाब से भी। तो आज की सेशन में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम उनसे समझेंगे, पूछेंगे कि यार अच्छा आप इस तरह के सिचुएशंस में कैसे करते हैं। तो हमें आज पता चले कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो आपकी लॉन्च को मॉनिटर भी कर रहे होते हैं और आपको गाइड भी कर रहे होते हैं ताकि आप टाइमली अपने आप को रैंक कर जाएं। तो ये बहुत आज का इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, क्योंकि अरसलान भाई एक काफी सीनियर रिसोर्स है, तो हमने कहा अरसलान भाई से भी पूछते हैं कि यार आप बताएं कि कौन सी ऐसी टेक्निकल अप्रोचेस यूज कर रहे हैं, कौन सी ऐसी की मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम बहुत सारे इस तरह के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, चैलेंजेस आ रहे होते हैं और इश्यूज आ रहे होते हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए। आज की ऑडियंस से मैं ये भी एक अपॉर्चुनिटी मैं कहता हूँ उनके लिए जबरदस्त है कि आप अगर खुद सेल कर रहे हैं या आप फ्रीलांसर हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी कोई ऐसे क्लाइंट ने आपसे कोई ऐसा सवाल कर लिया जिसका आपके पास जवाब नहीं है, आप पूछें आज की ग्रुप लाइव सेशन में और आप उनके आंसर्स लाइव हमसे आप उनको एड्रेस करवाएं। ठीक है, तो आई वुड स्टार्ट विद अरसलान भाई। अरसलान भाई, थोड़ा सा आप बताएं, रिसेंटली ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं और मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट तरीके हैं ब्रांड रजिस्ट्री इनरोल करने का और लोगों का कुछ मिस्टेक्स भी बहुत सारे कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या आप कुछ प्लीज इस पे जरा अपनी इफ यू कैन शेड सम लाइट ऑन दैट। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो ब्रांड रजिस्ट्री को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री एक्चुअली है क्या? जब आप अमेज़ॉन के ऊपर बिज़नेस करते हैं तो अमेज़ॉन पे कुछ की फ़ीचर्स हैं, अमेज़ॉन के कुछ एडवांस लेवल के जो फ़ीचर्स हैं उनकी एक्सेस आपको मिलती है सिर्फ ब्रांड रजिस्ट्री के थ्रू। अमेज़ॉन आपसे जो है वो आपका ट्रेडमार्क मांगता है और उस ट्रेडमार्क की बेसिस पे जो कि आपको उस किसी कंट्री में रजिस्टर्ड है, लेट से अगर आप यूएस में सेल कर रहे हैं तो वो यूएसपीटीओ के साथ जो है वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, उसकी बेसिस पे आपको ब्रांड रजिस्ट्री मिलती है। अब ब्रांड रजिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो इस टाइम इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सबसे मेन इशू वो ये कि आपको ब्रांड रजिस्ट्री तो मिल जाती है और उसके बाद आपको वो फीचर्स जो है अमेज़ॉन आपके लिए इनेबल नहीं करता। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि सेलर सेंट्रल की टीम और ब्रांड रजिस्ट्री की टीम, ये दोनों अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अमेज़ॉन के हर चीज़ के अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह से जो ब्रांड रजिस्ट्री वो एक अलग डिपार्टमेंट है, बल्कि एक अलग यूआरएल से आप जाके जो है वो रजिस्टर करते हैं अपना ट्रेडमार्क और फिर ब्रांड रजिस्ट्री आपको मिलती है। तो उसमें ये होता है कि जब आप ब्रांड रजिस्ट्री .amazon.com पे अपना ब्रांड रजिस्टर कर लेते हैं तो अब होता ये है कि हम जो अज्यूम करते हैं कि सेलर सेंट्रल की टीम को जो है वो नहीं आइडिया
कि आपको आपकी जो ब्रांड रजिस्ट्री हुई भी है और आपको कुछ जो फीचर्स हैं जैसे कि उसमें वीडियो पीपीसी आ जाती है, उसमें आपकी जो है वो इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट जिसे हम ईबीसी बोलते हैं वो आ जाता है। और इसके अलावा काफ़ी फीचर्स हैं, स्टोर फ्रंट को डिज़ाइन करने वाला जो फीचर है, आप अपना स्टोर फ्रंट बनाते हैं, ये वाला फीचर आपको जो है ब्रांड रजिस्ट्री के बाद मिलता है। तो सेलर सेंट्रल की टीम को आइडिया नहीं है कि आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो चुकी है, इस वजह से आपको जो है ये फीचर्स आपके अकाउंट पे इनेबल नहीं हो रहे। तो इसका हल क्या होता है? इसका हल सिर्फ यही है कि आप एस्केलेट करें इसे, सेलर सेंट्रल की टीम को आप उनके साथ केस ओपन करें और उन्हें रेफरेंस दें कि मेरा जो ट्रेडमार्क है, जो मेरा ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है अमेज़न के साथ, और उन्हें उस चीज़ को उसका रेफरेंस दें, उसकी केस आईडी दें। जो आपकी ब्रांड रजिस्ट्री जब आप कर रहे होते हैं तो आपकी एक केस आईडी मिलती है आपको, वो केस आईडी प्रोवाइड करें आप अमेज़न को, सेलर सेंट्रल की टीम को। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है, कोशिश करें कि जो आप ब्रांड रजिस्ट्री डॉट अमेज़न डॉट कॉम का अकाउंट बना रहे हैं वो आप सेलर सेंट्रल के थ्रू जाके अपने ब्रांड को एनरोल करें और फिर रीडायरेक्ट हों आप ब्रांड रजिस्ट्री डॉट अमेज़न डॉट कॉम के ऊपर। इससे ये होगा। और इस सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप ब्रांड रजिस्ट्री डॉट अमेज़न डॉट कॉम का अकाउंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पे सेम क्रेडेंशियल्स यूज़ करें जो आपके सेलर सेंट्रल के क्रेडेंशियल्स हैं। अब इससे ये होगा कि अमेज़न के डेटाबेस में एक तो ऑटोमेटिकली चांसेस हैं कि ऑटोमेटिकली जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए आपका ट्रेडमार्क आपकी ब्रांड रजिस्ट्री आपके सेलर अकाउंट के साथ। अच्छा, और दूसरा तरीका आपको बताया कि वो केसेस ओपन करने वाला। जब आप केसेस ओपन करते हैं, केस ओपन करते हुए आप अपनी केस आईडी बताते हैं, आप अपनी मर्चेंट आईडी बताते हैं और एस्केलेट करते हैं ये कि इस जो उनकी रेलेवेंट डिपार्टमेंट है वो इसको फिर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री को आपके सेलर सेंट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से आपको जो है वो फीचर्स शो होना शुरू हो जाते हैं वो वाले। ठीक है जी, तो ये एक पैटर्न है जिसको आप फॉलो करके ब्रांड रजिस्ट्री के इश्यूज़ को फिक्स करवा सकते हैं। आपको मल्टीपल केसेस ओपन करने होते हैं इस सिलसिले में। कई दफ़ा जो है वो सेलर सेंट्रल पे आपको पता है, जो सेलर सेंट्रल की टीम है वहाँ पे जैसे सनी भाई हमेशा बोलते हैं राजेश बैठे होते हैं और राजेश आपको एक ही कॉपी पेस्ट मैसेज जो है वो भेज रहा था कि कई दफ़ा वो कहते हैं कि जी आपका जो ट्रेडमार्क है वो अब्यूजिव है, उसमें अब्यूजिव वर्डिंग यूज़ की हुई है आपने, इस वजह से हम जो है वो अप्रूव नहीं कर सकते या उसको लिंक नहीं कर सकते आपके सेलर सेंट्रल के साथ। तो आपको बार बार मल्टीपल केसेस ओपन करने होते हैं और उसमें जो है वो हवाला देना होता है अपने ब्रांड रजिस्ट्री डॉट अमेज़न डॉट कॉम पे, जो आपने ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई करते हुए आपको केस आईडी जो मिली थी उसका, आपकी मर्चेंट आईडी जो होती है आपके अमेज़न अकाउंट की उसका, और आपका जो ब्रांड नेम है उसका ट्रेडमार्क जो है उसके ट्रेडमार्क का नंबर, प्लस उसमें आपने ये भी मेंशन करना है कि ये यूएसपीटीओ के साथ रजिस्टर्ड है, ये यूके आईपीओ ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड है, ये कौन सी कंट्री में किस ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड है, ताकि वो डाटाबेस में चेक करने में उनके लिए आसानी हो। तो इस तरह से वो जो है वो आपको फीचर्स जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अब एक रेलेवेंट क्वेश्चन आ गया तो मैं इसीलिए पूछ लेता हूँ ताकि फिर हम आगे भी जाएंगे। अहमद रजा पूछ रहा है कि हाउ कैन वी गेट ब्रांड रजिस्ट्री इन कनाडा। तो वो एक स्टेप पीछे आ गया है, तो ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा जी, ट्रेडमार्क असल में पहले हम ये करते थे कि अपना ट्रेडमार्क फाइल करते थे, आपका जो भी ब्रांड नेम है उसको आप जो है किसी एजेंट के थ्रू, किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो है वो उसे रजिस्टर करवाते थे। वो जिस कंट्री में आप रजिस्टर करना चाहते हैं वहाँ के जो है वो जो उनका डिपार्टमेंट है ट्रेडमार्क से रिलेटेड, जैसे यूएस में यूएसपीटीओ है, इसी तरह कनाडा में अगर आप, पहले हम ये करते थे कि हम किसी के थ्रू अप्लाई करवाते थे, लेकिन अभी रिसेंटली ये डेवलपमेंट इसमें ये आई है कि हमारी टीम ने इसको फिगर आउट किया है कि आप घर बैठ के यूके और कनाडा का ट्रेडमार्क कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही आप अपनी एप्लीकेशन फिल करें, खुद ही आप फीस पे करें उसकी, और आपको जो है वो ट्रेडमार्क मिल जाएगा। अच्छा, अब वो ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, इसकी सारी वीडियो जो है वो 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारे बीबीसी के अंदर आ जाएगी, वहाँ पे आप लोग इसका पूरा तरीका देख सकते हैं। अच्छा, अब जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्री जब आपकी अप्लाई हो जाती है वहाँ के रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, लेट्स से कनाडा में आपने अप्लाई कर दी, अब वो इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 to 6 months टू गेट द ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। तो उससे पहले अगर आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो वो पेंडिंग जो ट्रेडमार्क होता है उसकी बेसिस पे भी अमेज़न आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो अलाउ करता है। तो एक दफ़ा अप्लाई कर लें, उसके बाद फिर जो है उस ट्रेडमार्क की बेसिस के ऊपर आप आके ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं।
एक्सीलेंट। तो सिंपल, तो ये काफ़ी इजी हो गया कि क्योंकि अब ये कोई हैक नहीं है, ये अमेजोन खुद परमिट कर रहा है कि भाई ये कोई 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 जुगाड़ नहीं है, ये सीधा सीधा स्ट्रेट अवे एग्जैक्टली। अमेजोन कह रहा है भाई आपका ट्रेडमार्क आपका अप्रूव्ड है या पेंडिंग है। पेंडिंग है, एग्जैक्टली। आप वो पेंडिंग ट्रेडमार्क नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालें, एप्लीकेशन नंबर डालें, क्योंकि वो डेटाबेस सारे ग्लोबली सिंक्रोनाइज्ड हैं, तो अमेजोन को वो एक्सेस होता है कि वो लेट्स से अगर कनाडा है तो कनाडा CIPO से जाके वो चेक करेगा, यूके से जाके चेक करेगा, तो वहां पे वो खुद चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जब हम ब्रांडली के अप्लाई करते हैं, कुछ जो अहमद पूछ रहा था उसको और भी मैं ऐड कर देता हूँ कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट इमेज, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एक तस्वीर वो ऐड कर दें, और अगर यूपीसी कोड उस पर दिखा सकते हैं तो ठीक है, वरना बस यही सिंपल डेटा आप अपलोड करें एंड यू आर थ्रू विद द ब्रांड हिस्ट्री। सर एक और सवाल ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आजकल दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज विद रिगार्ड्स टू ब्रांड नेम चेंज, या ब्रांड नेम चेंज तो बहुत मुश्किल है और क्या करें। तो अभी रिसेंटली आपने इस मसले का एक हल निकाला है, तो प्लीज वो जरा बताइए। अच्छा, अब अगर आज से 4 साल पहले की बात करें, आप 5 साल पहले की बात करें, तो ब्रांड नेम चेंज करना इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ आप अमेजोन के जो आपका इन्वेंटरी वाला पेज है जहाँ पे आपकी लिस्टिंग शो हो रही होती है, वहाँ पे जाके आप उसे एडिट करें लिस्टिंग को, और ब्रांड नेम की फील्ड में आप ब्रांड नेम चेंज कर देते थे और आपका ब्रांड नेम चेंज हो जाता था। उसके बाद अमेजोन ने थोड़ा सा ऐसे सख्त कर दिया बैक इन 2017-18 में। सख्ती ये की अमेजोन ने कि अमेजोन कहता था अगर आप ब्रांड नेम चेंज करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरर नेम चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप अपना इवन टाइटल भी चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी इमेजेस भी चेंज करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको अपना मैन्युफैक्चरर URL, यानी कि वो उस ब्रांड नेम से बना हुआ एक वेब पेज और उसके ऊपर लगी हुई ये प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप चेंज करने जा रहे हैं अपना ब्रांड नेम या मैन्युफैक्चरर नेम, वो रिफ्लेक्ट हो रही होनी चाहिए चेंजेस, और विद यूपीसी कोड भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा हो। तो अमेजोन उसे मान लेता था, अमेजोन कहता था ठीक है मैं आपका ब्रांड नेम चेंज कर देता हूँ। तो एक आधे केस में अमेजोन ब्रांड नेम चेंज कर देता था। अब क्या हो रहा है? अब अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता इतनी आसानी से। अब अमेजोन आपको कहता है कि जी खास तौर पे तब जब वो ब्रांड जो आप चेंज करने जा रहे हैं, जो यानी कि इस टाइम करंट ब्रांड नेम है, वो ट्रेडमार्क हुआ हो, तो अमेजोन आपको अलाउ ही नहीं करता। अमेजोन कहता है कि इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। इवन उस ट्रेडमार्क उस ब्रांड रजिस्ट्री वाले अकाउंट से, उस ब्रांड ऑनर वाले अकाउंट से भी जाके अगर आप चेंज करते हैं तो अमेजोन आपको अलाउ ही नहीं करता। अमेजोन कहता है कि आप जो है वो इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रांड रजिस्ट्री के अंडर आ रहा है ये वाला एसएम। और अगर वो ब्रांड रजिस्ट्री के अंडर नहीं भी है तब भी अमेजोन के साथ अगर आप केस ओपन करते हैं या ब्रांड नेम चेंज करने के लिए अप्लाई करते हैं तो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप, जो हमने रिसेंटली काफ़ी लिस्टिंग्स के ऊपर जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी ब्रांड नेम चेंज करने की, तो वो हमने वहाँ पे हल ये निकाला कि आप जो सोर्स अकाउंट है जहाँ से वो लिस्टिंग बनी थी, या मैं यूँ कहूँगा जहाँ पे ट्रेडमार्क जो अकाउंट जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री को ऑन करता है, उस अकाउंट में लॉगिन करें और उस स्पेसिफिक एसएन को या उस लिस्टिंग को रिमूव कर दें। जब आप रिमूव कर देते हैं उसके बाद आप जाके अमेजोन के साथ केस ओपन करें। अब केस आपने जो है वो कैसे ओपन करना है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केस ओपन करने के लिए जब आप हेल्प वाले पेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है वो ऑप्शन शो हो रही होती है कि आई नीड हेल्प अबाउट माई लिस्टिंग्स। तो उसमें आपको जो है वो एक ऑप्शन होती है कि कुछ चेंजेस करनी है आपको लिस्टिंग के अंदर। अब वो जब आप चेंजेस करने के लिए जाते हो तो अमेजोन आपसे पूछता है कि क्या चेंज करना चाहते हैं आप। तो आप बताते हैं जी मैं ब्रांड नेम चेंज करना चाहता हूँ। अब जब आप ब्रांड नेम चेंज करते हैं तो अमेजोन आपसे पूछता है कि ब्रांड नेम होना क्या चाहिए। करंट ब्रांड नेम भी शो कर देता है और नया ब्रांड नेम जो आप डालना चाह रहे हैं वो आप वहाँ पे लिखें। उसके बाद अगली ऑप्शन पे जाएं और उसके बाद अमेजोन आपसे मांग लेगा आपके प्रोडक्ट के प्रूफ्स। उन प्रोडक्ट के प्रूफ्स में क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग, और पैकेजिंग के ऊपर पूरा आपका जो है वो लोगो वगैरह लगा हुआ है, आपकी प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है और आपका ब्रांड नेम भी मेंशन्ड है। और नीचे कॉर्नर में राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आपने अपना यूपीसी कोड जो उस लिस्टिंग को क्रिएट करने के लिए आपने यूज़ किया था, उस यूपीसी कोड का बार कोड यानी कि जो स्कैनेबल बार कोड है वो आपने लगाया हुआ है। अब अमेजोन उसको ऑथेंटिक मानता है और ये हम कोई इसमें वो नहीं कर रहे कि हम अमेजोन के साथ प्ले कर रहे हैं किसी किस्म का। हमें ज़रूरत पड़ती रहती है ब्रांड नेम चेंज करने की, वो भी मैं बताता हूँ क्यों पड़ती है ज़रूरत। तो
जब आप वो तस्वीर अमेजोन को दे देंगे तो अमेजोन विद इन हार्डली 5 to 10 मिनट्स अमेजोन आपको रिप्लाई करेगा कि आया उन्होंने आपकी चेंजेस जो है वो एक्सेप्ट की हैं या अमेजोन ने रिफ्यूज़ कर दिए। ठीक है जी। तो ये एक तरीका है ब्रांड नेम चेंज करने का। अब आ जाए मैन्युफैक्चरर नेम चेंज करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, या अगर आप टाइटल चेंज करना चाहते हैं या आप अपनी लिस्टिंग को रीसेट करना चाहते हैं, तो अगर तो ट्रेडमार्क नहीं आपका, यानी कि ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई भी, वो ब्रांड रजिस्ट्री के अंडर नहीं आता है एसएन, तो फिर आप ये करते हैं कि उस एसएन को इसी तरह से डिलीट करते हैं, उसको जाके रीलिस्ट करते हैं नए सिरे से, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग करते हैं आप, बाकायदा लिस्टिंग नहीं बनाते हैं और सारा डाटा पुट करते हैं आप। और इस दफ़ा आपने प्रोडक्ट आईडी की जगह पे यूपीसी की बजाय अपना पुराना एसएन दे देना है, और डाटा जो आपने पुट किया वो आपने चेंजेस करके किया, यानी कि जो चेंजेस आप रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं वो चेंजेस करके आपने पुट किया, और उसके बाद आप उसे सेव एंड फिनिश पे क्लिक करते हैं, आपकी आइटम लिस्ट हो जाती है। आपके चेंजेस अभी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इससे क्या होगा, आपके एसएन पे अमेजोन को पता चल जाएगा कि कंट्रीब्यूशन क्या आ रही है सेलर की तरफ से। अब आप जाएंगे जाके अमेजोन के साथ दोबारा केस ओपन करेंगे और अमेजोन के साथ केस ओपन करके बोलेंगे भाई मेरा टाइटल और मेरा मैन्युफैक्चरर नेम और मेरी XYZ जो भी चीज़ें आप चेंज करना चाह रहे हैं मेरी तरफ से कंट्रीब्यूट हो गई हैं, काइंडली इसको चेंज कर दें। अगेन फिर साथ में अटैचमेंट में आप अपनी पैकेजिंग की तस्वीर लगा देंगे, तो वो सारी चेंजेस आपके लिए जो है वो आपको ज़्यादा हैसल से नहीं गुजरना पड़ेगा, आसानी से आप जो है अपनी लिस्टिंग में चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, ब्रांड नेम के बारे में बात कर रहे थे हम कि ब्रांड नेम चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब लेट्स से मेरे पास एक ब्रांड है, उसमें मैं 5 लिस्टिंग सेल कर रहा हूँ और मेरी डील हो जाती है मकसूद भाई के साथ कि मैं इन्हें एक जो उनमें से लिस्टिंग है वो मैंने सेल कर रहा हूँ और ये मेरे अकाउंट से निकाल के अपने अकाउंट में मूव कर लेंगे। अब मेरे पास 5 लिस्टिंग्स हैं और मैं उनमें से एक सेल कर रहा हूँ, बाकी 4 तो मेरे पास ही हैं अभी भी। अब मकसूद भाई को तो ये चाहिए कि वो अपने ब्रांड नेम के साथ बेचें, तो मकसूद भाई बोलेंगे भाई मैं ब्रांड नेम चेंज करना चाहता हूँ, आप या तो मुझे ब्रांड नेम दे दें। मैं ब्रांड नेम तो नहीं दे सकता उन्हें अपना, क्योंकि मेरे पास 4 लिस्टिंग्स और हैं, उसी ब्रांड से मुंसलिक 4 लिस्टिंग्स और हैं। तो अब मैं बोलूँगा मकसूद भाई को भाई आप अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं और ब्रांड रजिस्ट्री ले लें, और उसके बाद आप जो अपना ब्रांड चेंज करके अपनी वो जो लिस्टिंग मैंने आपको दे दी है, जो मैंने फ्लिप कर दिया आपको बेच दी है, उसको जो है वो उस ब्रांड रजिस्ट्री के अंडर नए ब्रांड नेम के साथ लें। तो ये कुछ सूरत हाल होती है जिसमें जो है ब्रांड नेम चेंज करने की ज़रूरत पेश आती है। और इसके अलावा अगर कोई ब्रांड नेम में गलती आ जाए लिखते हुए, टाइपो मिस्टेक हो जाए, तो तब भी हम ब्रांड नेम को चेंज करने की रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक तरीकाकार है, एक ट्रिक है जो आप यूज़ करके अमेजोन के एंड पे जो है वो ब्रांड वगैरह चेंज कर सकते हैं या कोई भी चेंजेस कर सकते हैं लिस्ट में। राइट राइट। अच्छा, जवाद भाई, आजकल लॉन्च और रैंक के हवाले से आजकल आप काफ़ी लॉन्चेस में हैं हमारे साथ। सिंह जवाद भाई डिस्कनेक्ट हो गया समहाउ, साइम भी हैं, चलें आप अरसलान भाई खुद भी कवर कर लीजिएगा। लेटेस्ट लॉन्च एंड रैंकिंग के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या क्या नई चीज़ें आप लोग एक्सप्लोर करें, कुछ बताएं ज़रा इसके हवाले से। अच्छा, इंटरनेट का मसला आ रहा है, तो अभी मैं अभी आप सुन सकते हैं मुझे इस वक्त? आप म्यूट पे हैं, आप सुन सकते हैं? जी। अच्छा, तो अभी कोई रिसेंटली कुछ बताएं कि जो एक सेकंड, अब जवाब भी आ गए हैं। दरवे आपको आवाज आ रही है? जवाद भाई आपको आवाज आ रही है? तो मैं लॉन्च एंड रैंकिंग के हवाले से पूछ रहा था कि इस वक्त आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, कहेंगे कि क्या आजकल वर्क कर रहा है, किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक डायनेमिक है। मैं देख रहा होता हूँ सनी भाई के साथ आप रेगुलर लेवल पे डिस्कस कर रहे होते हैं, उनसे भी पूछ रहे होते हैं, और मार्केट इवॉल्व हो रही है तो आप अपनी मार्केट के हिसाब से रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो आप कुछ बताएंगे प्लीज अपनी ऑडियंस को कि क्या उनके लिए है जो आप जी, मेरी क्या आवाज आपको आ रही है?
जी आ रही है आपकी। अच्छा जवाद भाई जब तक फिक्स कर लेते हैं, अभी आप बताइए कि इस वक्त आप को सनी भाई ने वैसे काफ़ी अरसे से आप सनी भाई और जवाद भाई के साथ काम कर रहे हैं, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि लिस्टिंग की ऑडिट और लिस्टिंग की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो जहन में रखनी चाहिए, जो आप लोग इंश्योर करवा रहे हैं हम लोगों से लॉन्च से पहले, तो उसके हवाले से कुछ बताएंगे, क्या क्या कर रहे हैं, क्या अप्रोच यूज़ कर रहे हैं? लेकिन लिस्टिंग थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन करीब आ जाइएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही है थोड़ा। अगर हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीन स्टेप है। जब भी हम लॉन्च करने जा रहे होते हैं रैंकिंग लॉन्च रैंक से पहले हम अपनी लिस्ट को भरपूर तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, और जब हम कहते हैं कि ऑप्टिमाइज करते हैं तो उसमें फिर हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट का जो हमारा बायर होता है उस बायर को हम स्टडी करते हैं, उस प्रोडक्ट के जो पेन पॉइंट्स होते हैं उनको हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ पॉजिटिव रिव्यूज़ को जाके हम स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, बायर के जो मेन कंसर्न्स होते हैं उनको कोशिश करके हम एड्रेस करते हैं, और उसके बाद हम उसको अपने कंटेंट में मेन इमेजेस के थ्रू, बुलेट्स के थ्रू, ईवीसी के थ्रू हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। ये बेसिकली जो चीज़ें होती हैं ये इनसे कन्वर्जन फैक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इन चीज़ों पे, क्योंकि अब हम जब लॉन्च करने जा रहे होते हैं तो दैट मीन्स हम ट्रैफिक देने जा रहे हैं। ठीक है, हम ट्रैफिक अपनी लिस्टिंग के ऊपर लाते हैं गिवअवेज या पीपीसी के थ्रू जो रैंक कर रहे होते हैं। टॉप पे जब हम आते हैं तो हमें ट्रैफिक आ रहा होता है। ट्रैफिक लाना खाली काफ़ी नहीं है, अल्टीमेट चीज़ तो उसको कन्वर्ट भी कराना है ना, तो उसकी कन्वर्जन पे काम करना ये इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है, क्योंकि ऑर्गेनिक स्टेबिलिटी जो है ना यहीं से आती है। अगर हमारी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज ठीक तरीके से नहीं होगी तो वो हम उसको पुश करके एक दफ़ा ऊपर ले भी आएंगे, वो वापस नीचे आ जाएगी। उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करने के लिए हमें उसकी कंटेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में दो पार्ट्स हैं, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है। फ्रंट एंड बैक एंड जो होता है बेसिकली ये डिस्कवरेबिलिटी के लिए। नॉर्मली स्टूडेंट्स गलती क्या कर रहे होते हैं कि बैक एंड डेटा को इग्नोर कर देते हैं। वो डाटा होता है जिससे एल्गोरिथम एक्चुअली ये पकड़ रहा होता है कि हमारी लिस्ट के हमारी जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है, उसका इंटेंडेड यूज क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो उधर राइट वैल्यूज का पुट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे हम एल्गोरिथम को कंफ्यूज कर दें या अपनी तरफ से वैल्यूज डाल दें तो वो हमारी लिस्टिंग वहाँ पॉप नहीं होगी जहाँ होनी चाहिए, और वहाँ पॉप होगी जहाँ लिस्टिंग पॉप को नहीं होना चाहिए। तो हम बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, उसमें फिर सही कह रहे हैं। हम ये इस पॉइंट पे मैं ऐड करता हूँ, कुछ लोग इतना ब्रॉड डिफाइन कर देते हैं, जैसे कुछ कुछ लोग यूं तक यहाँ तक कर लेते हैं जैसे कि स्पैचुला है, तो स्पैचुला एक प्रोडक्ट है, उसकी एक सब कैटेगरी है, फिर उसकी एक ब्रॉड कैटेगरी है। कुछ लोग तो यहाँ तक लिख देते हैं किचन लिख देते हैं। अब किचन इतना ब्रॉड हो जाता है कि आप अमेजोन तो आपको किचन के वर्ड्स पे ही दिखा रहा होगा या किचन की ब्रॉड लेवल पे दिखा रहा होगा, आप फिर वो कहते हैं ना कि लेजर फोकस नहीं है। इससे फिर आपके इंप्रेशंस तो डिलीवर हो रहे होंगे, लेकिन लेट्स से क्लिक्स भी ना हो रहे हो। अगर क्लिक्स होंगे तो वो क्लिक्स कन्वर्टेबल नहीं होंगे। जो ब्राउज नोड्स के थ्रू बेसिकली ट्रैफिक आ रहा होता है, एक तो ट्रैफिक होता है जो सर्च अमेजोन पे बाहर आता है और सर्च करके आता है, एक ट्रैफिक होता है जो थ्रू ब्राउज नोड्स आ रहा होता है। उसके लिए बैक एंड डाटा इज रियली इंपॉर्टेंट, और वहाँ हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी डिस्कवरेबिलिटी होगी। जब डिस्कवरेबिलिटी होगी तो सेकंड स्टेप में फिर कन्वर्जन की बात आएगी ना। ट्रैफिक आएगा तो कन्वर्ट होगा। अगर ट्रैफिक ही हम प्रॉपर तरीके से ना ले सकें तो हम उसको फिर कन्वर्ट तो कराना फिर बात की बात है। जब हम ट्रैफिक के ऊपर काम कर लेते हैं, डिस्कवरेबिलिटी के ऊपर काम कर लेते हैं, फिर हम काम करते हैं कि ट्रैफिक हम ले आए, अब हमने इसको कन्वर्ट भी कराना है। अब हम कोशिश ये करते हैं कि हम मैक्सिमम जो ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है हम उसको जितना मैक्सिममली कन्वर्ट करा सकें उसको कन्वर्ट कराएं, ताकि ये कि हमारा जब कन्वर्जन अमेजोन की नज़र में बेहतर होगा, हमारी रेलेवेंसी प्रूफ होगी तो अल्टीमेटली हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी।
अल्टीमेटली हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो ये ना चीजें बड़ी इंटरकनेक्टेड है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, राइट, आई थिंक ये एक अच्छा टॉपिक है जिसमें बैक एंड और फ्रंट एंड और यूजुअली अक्सर लोग, मैंने ये भी देखा है कि फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग डमी लिस्टिंग वो अजीब तरह की वैल्यूज डाल देते हैं और बहुत ही इल रिसर्च्ड और किसी किस्म का होमवर्क नहीं होता। ये मैं बाहर की बात बता रहा हूँ, वैसे तो हम तो बैकएंड को और क्लोजली पूछते हैं कि भाई आपने क्या क्या करना है, सब चीज़ें हम पूछते हैं, प्लस स्क्रीनशॉट्स भी आते हैं। बट जो मैं ग्रुप से देख रहा होता हूँ कि अक्सर फ्रीलांसर्स बता रहे होते हैं कि ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो उस इश्यूज से हमें ये नजर आ रहा होता है कि उनकी बैकएंड जो है प्रॉपरली वेल ऑप्टिमाइज्ड या वेल इनपुट नहीं हुई होती। जवाद भाई, आप बताएं कि लेटेस्ट रैंकिंग टेक्निक्स क्या यूज कर रहे हैं और इस वक्त कैसे प्रोग्रेस कर रहा है विद रिगार्ड्स टू लॉन्च एंड रैंकिंग एफर्ट्स? लॉन्चिंग के लिए फिलहाल हम काफ़ी सारे मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि 111 के सेशंस में हम बताते हैं, जिसमें ATC है, जिसको ऐड टू कार्ट है, प्लस MC1 है, और साथ में इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग वगैरह में उसके साथ PR कैंपेन जो है वो हम इनरोल कर रहे हैं आजकल, जो कि इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 डेज जो है ना वो पब्लिकली अनाउंस भी हो जाएंगी। तो आजकल पहले की निस्बत आजकल जो है रैंकिंग करना काफ़ी आसान हो गया, लेकिन शायद अबीर भाई ने एक्सप्लेन कर दिया कि उसको मेंटेन करना जो है ना असल चीज़ वो है। तो मैं जो इसी के अंदर गैप देख रहा हूँ, या फिर मतलब आम अमेज़ॉन के ऊपर जो हमारे सेलर्स कर रहे हैं, वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे या फिर उसकी कन्वर्जन पे उतना फोकस नहीं कर रहे होते जितना वो रैंकिंग के ऊपर कर रहे होते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आपके साथ ही हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अपनी लिस्ट को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके, तो हमने नोटिस किया है कि हमारी लिस्टिंग्स विद इन डेज जो है वो टॉप स्पॉट्स पे आ गई थी। तो मेरे ख्याल में जो हमारी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, जो ATC और IM की टेक्निक्स हैं, वो मेरे ख्याल में बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं इस पे। अच्छा, तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा ऑडियंस के लिए थोड़ा सा MC1 और MC2 को भी एक्सप्लेन कर लें, फिर ये बता दें कि रेशो क्या रख रहे हैं MC1, MC2 और ATC, और कब क्या कहाँ पे शिफ्ट मार रहे हैं। लेट्स से पहले पेज किस पेज पे होता है तो फिर क्या करते हैं ऑल दैट, और आजकल के रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं ऑन एन एवरेज, अगर आप देखें अपनी जो लॉन्चेस हो रही हैं उसमें। MC1 जो होता है उसमें ManyChat का स्क्रिप्ट 1 जो होता है वो बेसिकली हम जो हमारा कस्टमर होता है, जेनी हम बोलते हैं, उसमें हम URL प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें काफ़ी सारे डिफरेंट URLs हैं जो कि हमारी टीम जो कंटिन्यूसली टेस्ट करती रहती है, जिसमें हमारा हिडन कीवर्ड URL है, उसके अलावा ब्रांडेड जो टाइम स्टैम्प का URL है, कैनोनिकल URL है, या फिर आप गूगल का जो 2 स्टेप URL आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी URL हम डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से उसको कंपटीशन को देखते हुए हम उसको फाइनलाइज करते हैं कि किस कैटेगरी या किस कंपटीशन के अंदर हमें कौन सा URL यूज़ करना चाहिए। तो उस URL के साथ जब हम जेनी को परचेज करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ManyChat का 1 है, स्क्रिप्ट 1 है ये। तो जैसे ही हमारी प्रोडक्ट जो है टॉप 40 के अंदर या फर्स्ट पेज के ऊपर हमारी अपीयर होना शुरू होती है, तो हम MC2 फ्लो है जिसको सर्च, फाइंड एंड बाय कहते हैं, तो हम वो फ्लो जो है ManyChat का एक्टिव कर देते हैं। दोनों के साथ ऐड टू कार्ट जो फ्लो है वो हमारा कंटिन्यूसली चलता है फर्स्ट वीक के लिए। और इसमें एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी PPC और IM की कैंपेन्स। ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके साथ हमें स्टेबिलिटी मिलती है रैंकिंग के अंदर। अगर हमारी PPC कन्वर्ट नहीं हो रही या फिर हम राइट कीवर्ड्स के ऊपर PPC को टारगेट नहीं कर रहे, तो जो मैंने नोटिस किया है वो यही है कि रैंकिंग हमारी स्टेबलाइज नहीं होती PPC के बगैर। तो PPC आजकल वाजिब है इसके साथ, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से एक हमें चीप ट्रैफिक मिलती है और उससे हमें स्टेबिलिटी में काफ़ी आसानी हो जाती है। सो बेसिकली हम अब एक्सटर्नल ट्रैफिक और प्लस में अमेजोन की PPC भी हम अब वो ब्लेंड हमारा इस तरह से ऑपरेट हो रहा है।
तो एक्सटर्नल ट्रैफिक में हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर ली। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के साथ साथ हम गूगल शॉपिंग को भी कहीं पे जहाँ पर स्पेसिफिक जहाँ पर लॉन्चेस है वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। सेकेंडरी ये कि पीआर कैंपेन्स को ट्राई कर रहे हैं। ये पीआर कैंपेन्स इस वक्त हम टेस्टिंग फेज में हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। सो होपफुली इन अ फ्यू डेज टाइम आपको वो भी शेयर करेंगे। साइम, कैन यू हियर मी? ताकि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ओके, अच्छा, आजकल आजकल एक और भी चीज आप कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी आप यूज कर रहे हैं। ये वैसे तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से हम ट्रैफिक ड्राइव कर रहे होते हैं, एक्सटर्नल ट्रैफिक ड्राइव कर रहे होते हैं अपने अमेजोन स्टोर पे या लिस्टिंग पे, लेकिन आपने रिसेंटली आप उस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी आप रैंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो जरा बताएं कैसे कर रहे हैं। वेरी सून हम रोल आउट भी करेंगे। एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूआरएल्स हम यूज करते हैं। साइम रिपीट करें क्योंकि आपकी आवाज नहीं आई थी बीच में। जी, हम अभी जो इन्फ्लुएंसर्स को हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ यूआरएल दे रहे हैं ताकि जो एक्सटर्नल ट्रैफिक है वो भी किसी न किसी कीवर्ड के थ्रू हमारे पास कन्वर्ट हो और उस कन्वर्जन की वजह से हमें स्टेबिलिटी मिले। अगेन क्योंकि ये अच्छा, मैं कवर कर लेता हूँ और आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का आज इशू है। देखें, हो क्या रहा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में जब हम इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं और यूजुअली हम वो ट्रैफिक ले आते हैं ड्यूरिंग लॉन्च प्रोसेस, वो ट्रैफिक ले आते हैं अपनी लिस्टिंग पे, तो एक एक्सटर्नल ट्रैफिक का एक जूस मिलता है। अमेजोन अगर इवन एक्सटर्नल ट्रैफिक से कन्वर्जन लो होता है तो स्टिल अमेजोन आपको पनिश नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि आप अमेजोन के पर्सपेक्टिव से सोचें या किसी सेलर या कि एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें कि अमेजोन इटसेल्फ एक मार्केट प्लेस है, उस मार्केट प्लेस का एक अपना ट्रैफिक है और उस ट्रैफिक पे ही बिजनेस चला रहा है। लेकिन अगर कोई सेलर एफर्ट करता है और इन्वेस्टमेंट करके एक्सटर्नल ट्रैफिक, बाहर का ट्रैफिक ले आता है, विच इज बेसिकली प्राइमरीली द जॉब ऑफ अमेजोन इटसेल्फ, हम वो लेके आ रहे हैं, तो अमेजोन और उस ट्रैफिक के थ्रू अगर आपका कन्वर्जन ज्यादा नहीं हो रहा तो आपको ज्यादा पनिश नहीं करता कंपेयर टू अगर आपका ट्रैफिक विद इन अमेजोन आपकी लिस्ट पे आता है और उसमें कन्वर्जन लो होता है तो उस पे पनिशमेंट ज्यादा होती है। तो एक तो ये है। सेकेंडली, हमारी 111 टीम इस वक्त एक और अप्रोच यूज कर रही है, वो ये है कि जो यूआरएल, जिस यूआरएल की बात जवाद भाई बता रहे थे कि वो डिफरेंट यूआरएल्स यूज कर रहे हैं, कैनोनिकल कर रहे हैं, गूगल 2 स्टेप यूआरएल कर रहे हैं। अब ये यूआरएल्स कर क्यों रहे हैं, इसकी थोड़ी सी साइंस समझे। साइंस ये है कि आप अपना डिजिटल फुटप्रिंट कोई एक नहीं रखना चाह रहे, नंबर 1। क्योंकि अमेजोन के पास भी ऑब्वियसली डिफरेंट टूल्स हैं जिसके बेसिस पे वो ट्रैक कर पा रहे हैं, ओरिजिन भी कर सकते हैं, सोर्स भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं कि इवन गूगल का रेफरर आए। अच्छा, गूगल का रेफरर के लिए भी हम 2-3 अप्रोचेज यूज कर रहे हैं। उसमें कैनोनिकल अभी इस पे साइम और जवाद भाई ने काफी काम किया, उनको दोबारा से बार काम उस पर डिफरेंट कर रहे होते हैं। सेकेंडली, गूगल की भी फर्दर फुल प्रूफ अप्रोच यूज कर रहे हैं, मीनिंग एक उन्होंने यूआरएल यूज किया है जिसमें वो क्या करते हैं कि वो यूआरएल पहले जाता है गूगल हैंगआउट में, कॉपी करते हैं, फिर वहां से कॉपी पेस्ट करके फिर अपने उस यूआरएल को दोबारा से रीयूज करते हैं जेनीज के लिए। तो होता क्या है कि वो इतना फुल बुलेट प्रूफ हो जाता है कि जब अमेजोन पे लिस्ट पहुंचती है तो वो रेफरर वो गूगल या गूगल हैंगआउट ही आ रहा होता है।
तो अमेजोन के पास वो ओरिजिन गूगल, तो वो एक एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रहा है, नंबर 1। अब यही आपने लिंक उसका बिटली का आपने उसका शॉर्ट यूआरएल किया और वो आपने इन्फ्लुएंसर को दे दिया और उनको कहा कि भाई ये यूआरएल है और ये आप अपने बायो में डाल दें। देखा जाए तो वो कस्टमर को तो वो डायरेक्ट यूआरएल मिलेगा, लिस्ट पे जाके उसको लैंड करवाएगा, लेकिन उस यूआरएल में कीवर्ड एम्बेड है। वो कैनोनिकल यूआरएल या उसको आप ब्रांडेड यूआरएल कहें, जो भी कहें, जो भी वो आपको रेकमेंड करेंगे कौन से यूआरएल को यूज करना है, लेकिन उसमें एक कीवर्ड स्टफ्ड होता है जो कि विजिबल नहीं होता किसी को भी, ना इन्फ्लुएंसर को होता है ना कस्टमर को होता है, और वो आपको लैंड करवा देता है। अच्छा, अब आप सवाल आता है यार मैं फिर कोड जो डिस्काउंट में 20% दे रहा हूँ इन्फ्लुएंसर के ऑडियंस को, वो मैं कैसे अवेल करूंगा? उसके लिए आप डिस्काउंट कोड आप जो स्पेसिफिकली उस इन्फ्लुएंसर के लिए सोशल प्रोमो कोड जो आप जनरेट करते हैं, वो आप वहां से वो कोड सिर्फ उठाएं और उनको कहेंगे यार ये कोड रिडेम्पशन के लिए आप 20% डिस्काउंट अवेल करने के लिए ये कोड आप यूज कर लें। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि काफी इफेक्टिव है और रैंकिंग में काफी मदद दे रही है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल, जो अबीर बात कर रहा था और जवाद भाई बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी हमें चाहिए। तो साइम, अब इफ यू आर बैक देन प्लीज ऐड करें। मैं आपको कवर कर रहा था क्योंकि इंटरनेट का इशू चल रहा है इस वक्त। जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही जी। तो बिल्कुल जो आपने एक्सप्लेन किया बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम कंटिन्यू करें, जैसा कि जवाद भाई ने बोला कि रैंकिंग इटसेल्फ हमारे लिए बहुत ही लो ब्लीडिंग और इजी प्रोसेस हो गया है। रैंकिंग इज अगेन नॉट एन इशू। जहां तक हम एक्सटर्नल ट्रैफिक लाए हैं, जो हमारा सेकंड फेज था स्टेबिलिटी, वो भी काफ़ी हद तक कवर हो गया कि कीवर्ड्स आपने रैंक कर दिया वो स्टेबल रहते हैं, क्योंकि हम अगेन एक्सटर्नल ट्रैफिक लाए होते हैं। अमेजोन को सब कुछ पता चल रहा होता है, हम नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे होते हैं अपनी लिस्टिंग पे, तो स्टेबिलिटी का भी है। अब जो थर्ड हमारा है सस्टेन करने का, उस पर अगेन हम वर्क कर रहे हैं, जैसा कि अबीर ने बताया। कि हम बैक एंड फ्रंट एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि कन्वर्जन जो है इन दी एंड कन्वर्जन हमें जो है वो टॉप स्पॉट्स पे रखेगी। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रैंकिंग या अगेन स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना, वो भी इतने ही इक्वल हैं और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं और यही प्रोसेस है। एक्सटर्नल ट्रैफिक का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और इन टर्म्स ऑफ ब्लीडिंग भी काफ़ी चीप हमें है और फुल यूटिलाइजेशन है हनीमून पीरियड की, इन शॉर्ट। प्लस ये हमने लॉन्च से पहले जो आप कहते थे, जो अभी अरसलान भाई इशारा दे रहे थे कि हम अब ये नहीं होता कि डमी लिस्ट बना दी और फिर 6 महीने छोड़ दिया, तो ये क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, जरा बताएं। आप लोग क्या कर रहे हैं आजकल ये? देखिए, अब जो वैसे तो हम बिल्कुल जो न्यू लॉन्चेस हैं और जिन्हें हमने पाइपलाइन में रखा हुआ था उन्हें तो हमने डमी लिस्टिंग नहीं बनाने दी, लेकिन जिन्होंने डमी लिस्टिंग बना भी ली है इवन उन्हें भी हमने ऑन होल्ड किया हुआ है कि हम 24 आवर्स पहले लाइव जाने से हम अपना जितना भी बैक एंड फ्रंट एंड इमेजेस और जितना भी कंटेंट है वो हम 24 आवर्स पहले अपलोड करेंगे। और जिन्होंने डमी लिस्टिंग नहीं बनाई है उनकी लिस्टिंग भी हम अगेन 24 आवर्स पहले क्रिएट कर रहे हैं और 3PL से एज सून एज पॉसिबल मूव करते हैं। इससे 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें उनका रिजल्ट्स नज़र आए हैं। एक BSR का बूस्ट मिलना, सेकंड हनीमून पीरियड, क्योंकि वहीं से बिल्कुल स्टार्ट हुआ होता है और बहुत इनिशियली आप इंडेक्सिंग की तरफ गए होते हैं। तो रैंकिंग जो है या जो भी आप कह लें कि हनीमून पीरियड में हमें फेवर मिलता है, तो अक्सर कीवर्ड्स पे हम पेज 1 और पेज 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारी PPC की अप्रोच है, हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं। अब तो PPC से लेकर जितने भी हमारे रैंकिंग फैक्टर्स हैं उन सबको कलेक्टिवली इससे फ़ायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टॉप स्पॉट्स, कि हमारे पास ऑलरेडी होते हैं और हमें उन्हें खाली मेंटेन करना होता है। तो अगेन इट रिड्यूसेस ब्लीडिंग बजट, और ब्लीडिंग बजट के साथ साथ ऑर्गेनिक सेल्स और एक तरीके से अमेजोन एल्गोरिथम ट्रेन होने लग जाता है कि हाँ लिस्टिंग अच्छी है, ट्रैफिक आ रहा है, BSR को बूस्ट मिला हुआ है, PPC और IM का पुश है, तो कलेक्टिवली एक बहुत अच्छा समझे स्ट्रॉन्ग पैकेज है और ये रॉक सॉलिड स्ट्रैटेजी है जो होपफुली वेरी सून रोल आउट करेंगे इसे।
राइट। अच्छा, एक और वो बताएं कि यूजुअली लोग अभी आप बताएं कि बैकएंड मैनुअली एंटर करते हैं वर्सेस अगर फ्लैट फाइल या जो पार्शल करें, फुल करें, अपडेट करें, उन दोनों का क्या रिलेशन है, और आप यूजुअली क्या कर रहे हैं, किस तरह से डेटा को अपलोड कर रहे हैं? देखिए, हम डाटा को फ्लैट फाइल के थ्रू भी कर रहे होते हैं, और बेसिकली कुछ चीज़ें उससे ऐसी उससे होती उससे हैं। उस उसका उसका क्या फायदा है? क्योंकि अमेजोन का जो बैकएंड है वो अपडेट होने में रिलेटिवली टाइम लेता है वर्सेस फ्लैट फाइल, और फ्लैट फाइल उनकी सिस्टम में जाके वो मैप हो जाता है और वो क्विकर वे में हो जाता है, जिससे आपको जो रीसेट का बटन है वो ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस बताएं आप प्लीज। जी, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करूँगा आपका, कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम बैकएंड में चेंज कर रहे होते हैं, तो अमेज़न की वो चेंजेस हमें दिख तो रही होती हैं, लेकिन एक्चुअली उसके सिस्टम में वो चीज़ चेंज होती नहीं है। तो उसमें फिर हम फ्लैट फाइल में सहारा लेते हैं और अपनी चेंजेस को फ्लैट फाइल के थ्रू चेंज करते हैं और देन उसको अपलोड करते हैं, तो वो चेंजेस हमारी इजीली हो जाती हैं। और वैसे भी आप कभी बैकएंड मतलब सेलर सपोर्ट के थ्रू भी कुछ चेंजेस जब कराएं, तो उनकी भी रिकमेंडेशन ये होती है कि जो आप अब चेंजेस करेंगे, लाइक कोई आपने उनको कहा रिफ्रेश कर दे, तो उन्होंने पीछे से रिफ्रेश किया, उसके बाद अगर हमें कुछ चेंजेस करनी है, तो अमेजोन की भी रिकमेंडेशन ये है कि आप फ्लैट फाइल के थ्रू करें, उसमें सिस्टम जल्दी अपग्रेड हो जाता है। राइट। अच्छा, और एक और चीज़ मैंने देखी है कि आजकल मुझे याद है कि जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें जवाद भाई आप कहीं पे एटीसी बहुत कम रेकमेंड कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है वैसे? अच्छा, ऑडियंस के लिए बताया जाता हूँ, एटीसी बेसिकली ऐड टू कार्ट है। उसमें क्या कर रहे होते हैं हम, कस्टमर को या जो मैनीचैट के फ्लो में जो जेनी आ रही होती है उसको कह रहे होते हैं ये आप ऐड कर दें और हम आपको गाइड करते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम उसको बता देते हैं कि यार वो आपने जो ऐड किया है वो असल में आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो बेसिकली हम अमेजोन को ये ट्रिगर होता है कि ये कस्टमर है और उसने ये प्रोडक्ट पिक कर लिया और ऐड कर दिया अपने कार्ट में, लेकिन वो इवेंचुअली वो अबेंडन हो जाता है। जी सर जवाद भाई। साइम आप बता दें, अब जवाद भाई का थोड़ा सा इंटरनेट का मसला चल रहा है, या जवाद भाई अगर आप आ गए हैं तो प्लीज बताइए। असलम भाई आप बताएं, आप ऐड करें एटीसी एक्चुअली ऐड टू कार्ट का फायदा क्या है, नंबर वन। नंबर टू ये कि आजकल ऐड टू कार्ट का जो क्वांटिटी है वो भी आपने आहिस्ता आहिस्ता से रिड्यूस करना शुरू कर दी है। जी अच्छा, बिल्कुल। इसमें क्या है कि तो जवाद आ गए हैं। ठीक है जवाद, आप आंसर करें प्लीज। जी बिल्कुल। अमेजोन का जो एल्गोरिथम होता है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो पहले कुछ दिन का जो हमारा हनीमून पीरियड होता है उसके अंदर वो ट्रैफिक को इम्पोर्टेंस दे रहा होता है। कि जब हमारी एक लिस्टिंग बिल्कुल न्यू होती है, उस पर अमेजोन देखता है कि ट्रैफिक आ रही है और राइट कीवर्ड्स के थ्रू आ रही है, तो वो हमारी जो रैंकिंग है और जिन कीवर्ड्स के थ्रू ट्रैफिक आ रही होती है, चाहे वो कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही, तो उसको उसकी रैंकिंग जो है उसको इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। तो एटीसी हम सिर्फ पहले एक वीक के लिए करते हैं, इसके बाद हम जी 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 कंटिन्यू करें। एटीसी सिर्फ फर्स्ट वीक में होगा। फर्स्ट वीक के बाद इसको हम कभी भी अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि राइट, अगर हम इसको हनीमून पीरियड के बाद करते हैं तो ये हमारी कन्वर्जन पे इफेक्ट आएगा। करेक्ट। और ओवरऑल हमारी जो ऑब्वियसली कन्वर्जन पे इम्पैक्ट आएगा, रैंकिंग पे भी इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी मेन कीवर्ड्स पे, जिन कीवर्ड्स पे आप वो ट्रैफिक लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ गुड साइन। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये है कि थोड़ा सा एटीसी, साइम आप बताएं कि एटीसी से फायदा क्या हुआ है, मतलब एड टू कार्ट इवन हम ड्यूरिंग लॉन्च भी फर्स्ट वीक में क्यों करते हैं, उसका जो मेन रीजन बताएं आप। जी देखिए, इनिशियली जो है हमें अमेजोन का वही ट्रैफिक लाना होता है, क्योंकि उधर हमें ट्रैफिक पे ज़्यादा फेवर मिल रहा होता है, और इसका जो मेन रीज़न है वो इंडेक्सिंग है, फ्रंट एंड बैक एंड। और जब आप कीवर्ड के थ्रू एटीसी करवा रहे होते हैं, ठीक है कन्वर्जन नहीं हो रही, लेकिन इनिशियली पेनलाइज भी नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इंडेक्सिंग के लिए प्लस रैंकिंग के लिए,
ठीक है। रैंकिंग इन टर्म्स थोड़ा सा उसका लेस इम्पैक्ट है, लेकिन इंडेक्सिंग प्रॉपर बैक एंड और फ्रंट एंड का वो हमारा जो फोकस होता है वो इसीलिए 1 वीक तक रहता है, ताकि प्रॉपरली कीवर्ड्स इंडेक्स हो जाएं और ताकि हम उन पे काम कर सकें, पीपीसी रन कर सकें, और प्रॉपर हमारा ऑर्गेनिक रैंक भी उस पर इम्प्रूव हो रहा है। एक्सीलेंट। और ऑब्वियसली इवेंचुअली ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिसमें से आपकी प्रोडक्ट आप कस्टमर को नहीं दे रहे हैं और विदाउट इवन गिविंग अवे अ फ्री प्रोडक्ट आप वो अपना डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली हमारा एम ये होता है कि हम राइट कीवर्ड्स पे रैंक हो जाएं और टॉप पोजीशंस पे आ जाएं, और फिर स्टेबिलिटी के लिए फिर ऑब्वियसली हम पीपीसी एक्सटर्नल ट्रैफिक को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, प्लस में ऑब्वियसली लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो द की। अच्छा, अब एक और चीज मैं देख रहा था कि एक अकाउंट है उसको बीएसआर जो है वो बहुत डिले मिल रहा है, कभी कभी लेट मिल जाता है। उस सूरत में अरसलान भाई या साइम अपना अपना कोई व्यू दें कि जो बीएसआर कभी कभी असाइन लेट होता है या नहीं भी होता है, एक डेढ़ महीना, उस सूरत में क्या करना चाहिए? अच्छा, होता नॉर्मली ये कि कोई भी एक नई लिस्टिंग है, लेट्स से आपने एक नई लिस्टिंग बनाई और आपका स्टॉक जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुंच गया। अब अमेज़ॉन को आपको किसी ना किसी जगह पे आपने उस कैटेगरी जो आपने सेलेक्ट की है, जो सब कैटेगरी और कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है, उसमें कहीं ना कहीं पे आपको जो है वो आपको पोजीशन देनी होती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि अमेज़ॉन वो पोजीशन नहीं दे रहा होता, या अमेज़ॉन जो है वो आपका बीएसआर और आपकी जो सब कैटेगरी आपकी लिस्टिंग के ऊपर शो नहीं कर रहा था। तो उसकी मेन वजह जो है वो उनमें से कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या वजूहत होती हैं। एक तो अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को और आपके प्रोडक्ट पेज को जो है वो कैटेगराइज नहीं कर रहा था, यानी कि आपने जो ब्राउज नोड सेलेक्ट किया है वाइल क्रिएटिंग द लिस्टिंग, तो उस टाइम पे आपने ब्राउज नोड तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अमेज़ॉन के बैक एंड पे वो अपडेट नहीं हुआ। कुछ ग्लिचेस हैं अमेज़ॉन के एंड पे भी। अच्छा, कुछ कैटेगरीज में ये होता है कि आप जब काफ़ी देर तक लिस्टिंग पड़ी रहती है, आपकी डमी लिस्टिंग बनी हुई है और आपके लेट्स से 6 माह बाद आप लॉन्च कर रहे हैं, और जब वो लाइव होती है लिस्टिंग तो आपको कहीं पे बीएसआर असाइन नहीं हो रहा होता। तो इसकी मल्टीपल जो है वजूहत हैं, और इसको फिक्स हम इस तरह से करते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो हम मैनुअली एडिट करते हैं अपनी लिस्टिंग को और अमेज़ॉन को दोबारा बताते हैं एडिट करके कि ये कैटेगरी है, ये मेरा ब्राउज मोड है। दूसरे नंबर पे हम जो है वो अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करते हैं। अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करके अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कैटेगरी असाइन कर दें। ये तो 2 ऑप्शंस होगी। अच्छा, अब लास्ट इसका हल ये होता है कि हम फाइनली एक जो है वो अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे लोगों को दिखाना भी चाहूँगा कि केस कैसे ओपन करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग कंफर्म करें कि मेरी स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है। जी दिखाइए। ओके, सो जी, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? आप शेयर करें, शेयर का बटन है नीचे। जी जी, मैंने शेयर किया। जी, अभी स्क्रीन शेयर हो गई, आपके साथ नज़र आ रही है आप? जी आ गई। अमेज़ॉन, तो यहाँ पे आपको जब आपने केस ओपन करना होता है तो आप सबसे पहले जो है वो नीचे हेल्प पे क्लिक करते हैं। अच्छा, आप जब हेल्प पे क्लिक करते हैं आप, तो अमेज़ॉन आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑप्शंस दे देता है कि अगर आपकी लिस्टिंग जो है वो रिजर्व स्टेटस में, आपकी इन्वेंटरी या अगर आपकी लिस्टिंग में कोई इश्यूज़ हैं तो उसको फिक्स करें। लेकिन हमने यहाँ से नहीं जाना, हमने यहाँ पे नीचे नीड मोर हेल्प गेट सपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, और फिर अमेज़ॉन आपसे यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट एक जो है वो अमेज़ॉन आपको फॉर्म दे देगा कि इसे फिल करें और अपना इशू डिस्क्राइब करें। लेकिन नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रही है और ब्राउज फॉर योर इशू इन मेन्यू। अब यहाँ पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें शो हो रही हैं। अब इसमें आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और इन्वेंटरी में जाना है। यहाँ से आपने अगर तो आप ब्रांड नेम, जैसे हमने शुरू में इस सेशन के शुरू में डिस्कस किया कि ब्रांड नेम फिक्स करना है या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड फिक्स करनी है, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना एसइन जो अमेज़ॉन का जो वो एसइन नंबर होता है आपकी प्रोडक्ट का, वो यहाँ पे डाल के फिक्स डिटेल पेज पे शो करेंगे और आगे स्टेप्स आपको समझ आते रहेंगे। जो आपने चीज़ें चेंज करनी है उसे सिलेक्ट करके और आगे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कैटेगरी, हम जो कैटेगरी की बात करें, अगर कैटेगरी असाइन नहीं हो रही तो यहाँ पे आप जो है वो अपनी प्रोडक्ट का जो है एसेंस देंगे अमेज़ॉन को और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अमेज़ॉन आपको एक
क्योंकि अभी मेरे पास कोई एसिन है नहीं फॉर एन एग्जांपल, तो अमेज़ॉन फिर आपको जो है वो एक लिस्ट दे देगा पूरी सब कैटेगरीज की, और उस लिस्ट में से आप जो है वो मुख्तलिफ सब कैटेगरीज की लिस्ट में से आप कोई एक सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप उस सब कैटेगरी को सिलेक्ट करके दोबारा केस ओपन हो जाएगा आपका अमेज़ॉन के साथ, तो अमेज़ॉन की टीम बाकायदा टाइम लेती है, आपकी प्रोडक्ट को रिव्यू करती है कि क्या ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी में फॉल करती है, क्या ये राइट कैटेगरी है इस प्रोडक्ट की। कई दफ़ा अमेज़ॉन के लिए ये आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हुआ था कि जो प्रोडक्ट को जो कैटेगरी असाइन की हुई है क्या वो रेलिवेंट कैटेगरी है या नहीं। तो इस तरह से जब आप केस ओपन करते हैं वो मैनुअली जो है वो कोई उनकी टीम में से कोई टीम मेंबर जो है वो एक दफ़ा रिव्यू करते हैं उसे, और उसके बाद जो है वो आपको कैटेगरी असाइन हो जाती है। तो ये कुछ तरीकाकार है अगर आपको BSR असाइन नहीं हो रहा, अगर आपकी बेस्ट सब कैटेगरी शो नहीं हो रही। अच्छा, सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली शो कैसे होती है? जब स्टार्ट में आपको ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं आपके, ये डिपेंड कर रहा होता है कि BSR ने बेटर कैसे होना है और BSR ने रिफ्लेक्ट कैसे होना है। फर्स्ट फ्यू ऑर्डर्स में आपकी जो है वो आपको BSR असाइन हो जाता है अमेज़ॉन की तरफ से, आपकी कैटेगरी जो है वो शो होना शुरू हो जाती है, सब कैटेगरी भी शो होना शुरू हो जाती है और आपका BSR भी। अब उसको इम्प्रूव करने के कुछ अलग से मेथड्स हैं जो हमने बार बार अपने मल्टीपल सेशंस में बताए हुए हैं कि उसको इम्प्रूव कैसे करना है, BSR को इम्प्रूव कैसे करना है। और BSR का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी सेल्स में। अगर आप अपनी किसी कैटेगरी में रैंक कर रहे हैं नंबर 1 पे, तो आपको बेस्ट सेलर का टैग भी मिल जाता है, बेस्ट आपको उसमें जो है वो नंबर 1 रिलीज का टैग मिलता है। सॉरी, अगर आप रिलीज आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होते ही आपने धमाके करना शुरू कर दिया, आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं और आपके जो है ट्रैफिक गिर रही है आके और कन्वर्ट हो रही है ट्रैफिक, तो अमेज़ॉन आपको उस कैटेगरी के अंदर BSR अच्छा करता रहता है। और जब आप नंबर 1 पे चले जाते हैं और जब नंबर 1 पे जाते हैं तो आपको जो है वो नंबर 1 रिलीज का टैग मिल जाता है। जब नंबर 1 रिलीज का टैग मिलता है तो आपकी सेल्स और बढ़ना शुरू हो जाती है। जब सेल्स बढ़ना शुरू होती हैं तो आपका साथ साथ मेन कैटेगरी में भी BSR बेटर हो रहा था। और जब आपकी सेल्स बढ़ती हैं फिर आपकी कीवर्ड्स कुछ जो आपने रैंक नहीं किए होते तो वो खुद ब खुद भी रैंक हो रहे होते हैं। जब आप रैंक हो के नई प्रोडक्ट को टॉप पे ले आते हैं, फिर हमारी कुछ और स्ट्रेटजीज भी होती हैं जो भी हमने सारी डिस्कस की कि अपनी जो है वो रैंकिंग को रिटेन करने के लिए, उसको जो है वो एक जगह पर रोकने के लिए, जमा के रखने के लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसमें छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो शायद सायम और जवाब जो है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू। मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि हम जब अपनी प्रोडक्ट, हमारी कुछ और स्ट्रेटजीज भी होती है। जब प्रोडक्ट टॉप पे पहुँच जाती है हम उसमें जो है वो MSRP लगाते हैं और उसके अलावा सेल प्राइस सेट करते हैं। इसके अलावा हम उस पर डिजिटल कूपन्स लगाते हैं। टॉप में जाने के बाद हम प्राइस के साथ छेड़छाड़ करने के बजाय हम ये वाली स्ट्रेटजीज को जो है वो यूज़ करते हैं। कोशिश ये होती है हमारी कि हम ऑलरेडी जो है वो सबसे सस्ता बेच रहे हैं और ऑफ कोर्स क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ ना करते हुए सबसे अच्छा ही बेच रहे हो और सबसे सस्ता भी बेच रहे हो। कोशिश ये होनी चाहिए सबकी, सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वो तो अंदाजा है कि जो सनी भाई रगड़ा दे रहे होते हैं ट्रिपल ए ग्रुप में, जहाँ पर सोर्सिंग स्टेज हमारा पे फोकस ये वो होता है ना कि 35% हम एज वो दो तरीकों से वो रगड़ा दे रहे होते हैं। एक तो कहते हैं अगर आपके जो टॉप सेलर्स हैं वो 10 पाउंड का बेच रहे हैं, सनी भाई सेट करते हैं 6 पाउंड। एक तो ये सबसे बड़ा, उसके बाद कहते हैं 35% मार्जिन भी लिया है। तो आई थिंक यू आर राइट कि जब ये करने और क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट भी हमें अच्छी देनी है, तो मतलब सोर्सिंग पे बहुत ज्यादा जान मारी जा रही है और उससे फायदा ये हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि वी आर द ओनली वन हु इज सेलिंग एट द लोएस्ट प्राइस बट डिलीवरिंग अ बेटर प्रोडक्ट, और पेज 1 पे हम ही सिर्फ हो। एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें इसकी वजह जो है वो मैं आपको बताता हूँ। लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट आपको सस्ती मिल जाएगी और आप सस्ती लॉन्च कर भी लेंगे। इसकी वजह जो है, सबसे मेन वजह ये है कि आप जब एज अ न्यू सेलर रैंक होके टॉप पे आते हैं, पहले पेज पे आप टॉप पे आ गए, आपके पास रिव्यू कोई नहीं है या आपके पास 2 से 3 रिव्यूज़ हैं या आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, आपका BSR अच्छा नहीं है, आप जो है वो एक एज अ न्यू सेलर आए हैं, तो क्या एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेसिस पे आप compete कर सकते हैं? वो कौन सी चीज़ है? आपके पास तो कुछ भी नहीं है कि आप एक 500 रिव्यूज़ वाले कंपेटिटर के साथ compete करने आए हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब आप कुछ ऐसा कुछ जलवा भी तो दिखाएं ना कि आपको जो है वो ऑर्डर्स मिलना शुरू हो। तो वो होता है प्राइस का जलवा। हम दिखाते हैं प्राइस का जलवा कि हमें ऑलरेडी
जो है वो सस्ती प्राइस पे या तो लॉन्च किया हुआ है या अपनी प्राइस हमने कम की हुई है। इसके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट हम उस पर हम MSRP जो मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस होती है, जो आपकी एक्चुअल प्राइस के ऊपर जो है वो अमेजोन कट कर देता है उसे, और नीचे आपकी जो है वो मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस शो होना शुरू हो जाती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा फिर जो अमेजोन पोस्ट्स का जो हम जिक्र कर रहे थे अभी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें सेल्स को ड्राइव करने में, जो कि हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल, इन सारी बातों का एडवांस लेवल जो होगा इन सारी चीज़ों का, वो हम इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि आज ही सारा कुछ लोगों को बांट देंगे तो लोग शायद हजम ना कर पाए उसे। तो हमारे पास एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए यहाँ पे, हम अभी बात भी कर रहे थे बिफोर सेशन कि इतनी चीज़ें हैं बताने के लिए कि हमारे अंदर इतनी चीज़ें हैं, इतनी दिमाग के अंदर चीज़ें हैं कि वो उबल के बाहर आ रही होती हैं, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि आप और सारे और द ब्यूटी इज के सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, ये वो नहीं है कि किताबी बातें कर रहे हैं यार हमने कोई नोट्स पढ़ लिए हैं, ये हमने एक चीज़ है कि सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, एक चीज़ है कि साइम, अबीर और जवाद डेली बेसिस पे हंड्रेड्स ऑफ लॉन्चेस को देख रहे होते हैं, 100+ लॉन्चेस। मैं यूं कहूंगा कि एग्जैक्ट नंबर अगर हम काउंट करें तो ये 200 से भी ऊपर जाती है बात। एलीट की लॉन्चेस हैं हमारे बूट कैंप स्टूडेंट्स की लॉन्चेस हैं, 1-to-1 स्टूडेंट्स की लॉन्चेस हैं। तो ये 3 लोग हैं जो हम तो सनी भाई आते हैं जो है वो हफ्ते बाद देख लें, 2 हफ्ते बाद देख लें, उनकी नज़र पड़ जाए किसी के ऊपर तो वो जो है वो, लेकिन मेन जो है वो ये एस्केलेट कर रहे होते हैं सनी भाई तक, ये लोग एस्केलेट कर रहे होते हैं, सनी भाई को पूछ रहे होते हैं कि सनी भाई ये चीज़ यहाँ पे तंग हो रहे हैं, अब आप बताएं कि क्या करें। फिर मेन चीज़ जो है वो मेरे पास भी पहुँचते हैं ये लोग, कुछ इश्यूज़ में सनी भाई के पास चले जाते हैं। तो ये लोग जो है वो लोग हैं जो इस टाइम घुसे हुए हैं इस पूरे प्रोसेस में, नई चीज़ें आइडेंटिफाई करना और R&D में इन्वॉल्व रहना, और फिर डेली बेसिस पे नई डेवलपमेंट्स लेके आना नई चीज़ों में, और उनको इम्प्लीमेंट करके टेस्ट करना, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के साथ बल्कि उससे पहले अपनी लॉन्चेस के ऊपर। जैसे मकसूद भाई हैं, ये अमेजोन पोस्ट्स वाला जो हम टेस्ट कर रहे हैं, मकसूद भाई अपनी लॉन्चेस पे जो है टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें जो है जवाद अपनी लॉन्च पे जो है टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ तारें उतार के कुछ तारें लगाने वाला जो सीन है ये डेली चल रहा था हम लोगों का, ये डिस्कनेक्ट और कनेक्ट कर रहे थे कुछ चीज़ों को। तो इन लोगों से बेहतर आप लोगों को कोई जो है इस पे गाइड नहीं कर सकता। जी अर्शद भाई, जैसे नेक्स्ट वीक की बात आ रही है कि नेक्स्ट वीक अगर इस हफ्ते सारा, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चंस भी लेना चाह रहा हूँ कि कुछ काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, नेक्स्ट वीक के लिए भी एक छोटा सा एक टीजर ये है कि हमारे पास तो रिजल्ट्स हैं अमेजोन पोस्ट, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है या कुछ लोगों को पता है, तो वो अमेजोन पोस्ट के रिजल्ट्स, एडिटोरियल रिकमेंडेशंस हमने बेतहाशा कर ली हैं, PR कैंपेन्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे कर चुके हैं, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। ये वो चीज़ें हैं जो करके बैठे हुए हैं और रिजल्ट्स हम, मसला गेम ये कि सनी भाई जैसे कहते हैं ना भाई, सिर्फ बातें मत करो, करके रिजल्ट्स देखो, R&D करो, उसके बाद बाकी चीज़ों को हमारी जो पूरी पब्लिक है उसको फिर हम ये बताएं यार दिस वर्क, दिस डिडंट वर्क, जो डिडंट वर्क वो अब साइड पे कर दें। तो बेसिकली हमारी अप्रोच ये कि यार जो वर्क कर रहा है और जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वो हम सबके लिए ओपन कर दें, हमें कोई छुपाने की जरूरत ही नहीं है यार, ये ले आप लोग फ्रीलांसर्स हैं, आप लोग सेलर्स हैं, आप जाएं ये चीज़ें इंप्लीमेंट करें एंड यू सी द रिजल्ट्स योरसेल्फ। बट येस देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे कि कौन सा कैटेगरी है, कौन से स्टेज पे हैं, किस तरह से आपने लॉन्च की हुई है, किस तरह की लिस्टिंग की कंटेंट की पोजीशन है, इमेजेस की पोजीशन क्या है, ये सारे और फैक्टर्स हैं जो भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो टैक्टिक्स हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स हम आपके साथ अब शेयर करते रहेंगे, ये सेशंस रेगुलर चलते रहेंगे। जवाद भाई, आप कनेक्शन क्या सूरत हाल है? जी अब बेहतर है, तो आ जाए फिर आप, क्योंकि ऑडियंस आपको भी सुनना चाह रही है, क्योंकि आप तो ट्रिप लॉन्च रैंकिंग तो आप हमारे शहजादे हैं, तो बताइए कोई रिसेंट कोई ऐसा कोई इशू आया हो जो आपने अभी इस वक्त रिजॉल्व किया हो। मैं तो भेजता रहता हूँ आपको कि BSR नहीं असाइन हो रहा है, तो उसका एक आपने हल दिया था जिसपे अभी असलाम भाई ने बताया था। जी बिल्कुल, सबसे जो क्रिटिकल इशू है लास्ट ये 1-2 महीने में वही था, लिस्टिंग को 3 से 4 महीने हो चुके थे और BSR असाइन नहीं हो रहा था। तो वही मैं अभी असलाम भाई से रिक्वेस्ट करने वाला था कि SM रीसेटिंग के बारे में थोड़ी पब्लिक को जो है ना इंफॉर्मेशन दे दे, ये भूल गए शायद।
मैं भूल गया, सॉरी। असल में वो काफ़ी चीज़ें आती जा रही हैं सामने, तो उसके फ्लो के हिसाब से जो है वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। आफ्टर अच्छा, लॉन्ग टाइम इस ऐसे तरह का सेशन हो रहा है ना, एक्चुअली हम लोग वो टेक्निकल पार्ट Okay. काफी अरसे बाद अब ऑडियंस के साथ बात हो रही है, तो इस वक्त एग्जैक्टली, हम काफी चीजें बताना चाह रहे हैं। मतलब वो एक्साइटमेंट चीज़ों की, और उनमें सारा जो है वो मिस आउट हो गया। ये एसिन रीसेट बेसिकली क्या है, वो अभी हमने पहले डिस्कस भी किया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसिन को आप बिल्कुल दो तरीके हैं एसिन रीसेट करने के, यानी कि आप अपनी लिस्टिंग को रीसेट कर रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि आप अपनी लिस्टिंग को सिरे से रिमूव करके दोबारा से नई लिस्टिंग क्रिएट करें, और इस दफ़ा आप जो है वो सारा डाटा जो है वो करेक्टली पुट करके और अमेजोन को अपना जो है वो एसिन प्रोवाइड कर दें, और उसको सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दें, आपकी लिस्टिंग जो है वो सेव हो जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी लिस्टिंग को रिमूव करें, और रिमूव करने से पहले आप अपनी उसकी जो रेलिवेंट कैटेगरी है उसकी फ्लैट फाइल डाउनलोड कर लें, और उसके बाद उस लिस्टिंग को रिमूव कर दें। और फ्लैट फाइल में आप जो जो चेंजेस करना चाहते हैं, और करेक्ट कैटेगरी आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली, ब्राउज नोड आपका ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, अब आपने सारा डाटा करेक्टली पुट करना है, और उसके बाद दोबारा उस फ्लैट फाइल को बल्क अपलोड के जरिए जो है वो ऑप्शन के जरिए आपने अपलोड करना है। इससे क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें दोबारा जो है वो अमेजोन अपने सिस्टम में चेंज करेगा। आपको अगर कैटेगरी भी असाइन नहीं हुई भी, इस मेथड में आपको कैटेगरी भी असाइन हो जाएगी। आपका टाइटल चेंज करना है तो अमेजोन को एक कंट्रीब्यूशन आपके एंड से मिल जाएगी कि ये टाइटल जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इमेजेस चेंज करनी है, इमेजेस चेंज हो जाएंगी। तो ये जो है वो तरीका है। इसके एसिन रीसेट की मेरे ख्याल में हमें एक वीडियो बना के जो है वो वीबीसी में डालनी चाहिए, जो कि हम इस पे अब काम स्टार्ट करते हैं, पूरा मेथड जो है इसका। ठीक है ठीक जी। है, वेरी गुड। अच्छा, एक और चीज अक्सर लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर हमने लिस्ट को रिमूव कर दिया तो हमारे रेटिंग्स और रिव्यूज उड़ जाएंगे। अच्छा, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अमेजोन पे बेसिकली एक लिस्टिंग आपने क्रिएट कर दी, अमेजोन आपसे मांगता है बार कोड, अमेजोन आपसे मांगता है यूपीसी कोड। अब जब आप यूपीसी कोड अमेजोन को प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके अगेंस्ट अमेजोन आपको इशू करता है एसएन। एसएन होता है अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये अमेजोन की तरफ से अलॉट होता है आपको, डिपेंडिंग ऑन योर यूपीसी कोड। आपका जो भी बार कोड है उस पर डिपेंड कर रहा था। तो जब आपको एक दफ़ा एसएन असाइन हो गया, वो लिस्टिंग अमेजोन के कैटलॉग में आ गई। अब आपने उस पर बेचना शुरू कर दिया, उस पर जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो उसके ऊपर जो है वो आपकी रेटिंग्स आ रही हैं, या उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं लोग आके, और सेल्स हिस्ट्री भी ऑफ कोर्स, वो कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। अमेजोन खुद चाहे तो रिमूव होगी वो अमेजोन के कैटलॉग से। आप रिमूव कर दें गलती से तो वो रीलिस्ट किया जा सकता है उसे, सेम एसएन के साथ या सेम यूपीसी कोड के साथ। आप उसको दोबारा रीलिस्ट करके उसको एक्टिव करेंगे, यानी कि स्टॉक भिजवाएंगे, या उसको उसके अंदर कोई स्टॉक की वैल्यू ऐड करेंगे, उसको एक्टिव करेंगे, तो दोबारा वही रिव्यूज़ वही सब कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। तो एक लिस्टिंग जो है वो अमेजोन की कभी डिलीट नहीं होती अनटिल एंड अनलेस अमेजोन खुद ना उसे करे, किसी वायलेशन की वजह से ना हो, या अमेजोन आपके रिव्यूज़ खुद रिमूव ना कर दे ड्यू टू रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन जो अमेजोन की है, जिसपे लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से लोगों के रिव्यूज़ रिमूव हो रहे हैं, रिव्यूज़ पॉलिसी वायलेशन की वजह से हो रहे हैं, अकाउंट्स भी सस्पेंड हो रहे हैं। तो अमेजोन रिव्यूज़ रिमूव खुद करता है। अगर आप खुद गलती से लिस्टिंग रिमूव कर दें तो वो रीलिस्ट हो जाती है। अगर आप एक लिस्टिंग जो है वो एफबीए की रिमूव कर दें तो वो दोबारा रीलिस्ट उसी एसकेयू के साथ करेंगे, तो आपकी वो दोबारा उसी स्टेज पे वापस आ जाएगी। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अमेजोन के एंड से परमानेंट रिमूव हो जाती है। कामरान सवाल कर रहा है कि वी वर मेकिंग डमी लिस्टिंग्स टू चेक ऑन अमेजोन फॉर एनी इश्यूज लाइक सर्टिफिकेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है, कहीं कोई हैजर्ड की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो हाउ वुड इट अफेक्ट ऑन मेकिंग लिस्टिंग टाइप राइट बिफोर गोइंग लाइव? साइम, जवाद भाई आप या असलान भाई, जो भी आप कमेंट करें। अच्छा, इसमें ये कि इसमें इफेक्ट तो कोई नहीं होगा कि अगर आप पहले डमी लिस्टिंग बना रहे हैं। अच्छा, इसमें एक अभी डेवलपमेंट जिसका भी जिक्र नहीं कर सके, या शायद हुआ है, मैं शायद नहीं उसको सुन पाया। वो डेवलपमेंट ये है कि हमने कुछ लॉन्चेस के ऊपर टेस्ट की है एक चीज़, जवाद ने और साइम ने, कि हम अपनी लिस्टिंग जो है डमी लिस्टिंग वो बनाई हमने और उसको छोड़ दिया ऐसे, और वो बिल्कुल उसको टच नहीं किया। अमेजोन के साथ बस चेक कर लिया कि एक सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, और उसके बाद उसे छोड़ दिया। अब होता ये था कि नॉर्मली ये होता है कि हम डमी लिस्टिंग बनाते हैं, उसके बाद जब ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो साथ ही हम अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन, उसके कंटेंट, इमेजेस और फ्लाम, हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो हर चीज़ के ऊपर हम काम शुरू कर देते हैं उसके ऊपर काम। और जब वो लाइव होती है इन्वेंटरी तो हमारी लिस्टिंग लाइव होती है और हमारी लिस्टिंग रेडी टू गो होती है। लेकिन इस दफ़ा ये किया हमने कि डमी लिस्टिंग बना दी,
सब कुछ चेक कर लिया अमेजोन के साथ, उसमें डाटा नहीं हमने डाला, हमने कोई जो है वो उसमें कंटेंट नहीं डाला, इमेजेस नहीं डाली, सब कुछ उसको जो है वो रफ एक लिस्टिंग बना के उसको डमी लिस्टिंग ही छोड़ दिया है। और जब हमारा स्टॉक लाइव होना था, लेट्स से परसों स्टॉक लाइव होना है, तो आज हम उसमें सारा डाटा पुट करके उसे सेव कर रहे हैं। तो जब जिस दिन वो फिर लाइव हुई, हमने यानी कि डमी लिस्टिंग को प्रॉपर एक लिस्टिंग बना दिया, उसमें सारा कंटेंट डाल दिया, इमेजेस डाल दी, और जिस दिन वो नॉर्मली लाइव हुई, जब एफबीए में स्टॉक गया और वो लाइव हुई, उसे लाइव किया, तो अपनी ऑफ कोर्स बाकी की स्ट्रेटजीज भी चल रही थी बैकएंड पे, लेकिन साथ में जो है वो जब वो लॉन्च की सारी स्ट्रेटजीज उन्होंने लगा दी, तो हमने ये नोट ये किया इसमें कि जो हमारी लिस्टिंग है उसकी रैंकिंग बड़ी स्पीड से हुई और पहले दिन ही वो पेज 1 पे आ गई। यानी कि हमने ये सिर्फ एक टेस्ट किया कि अगर डमी लिस्टिंग 24 से 48 घंटे पहले बना के आप उसके अंदर बनी हुई लिस्टिंग पे बेशक अगर आप कंटेंट डालते हैं 24 से 48 घंटे पहले लाइव होने से, तो फिर जो है वो उसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो उसका इम्पैक्ट ये है कि हम टॉप पे जो है वो जल्दी चलेंगे। अच्छा, दूसरे नंबर पे चीज़ ये है कि जब आप सर्टिफिकेशन चेक कर रहे हैं, वो तो आप लिस्टिंग जो है बहुत पहले ऑर्डर करने से पहले, ज़ाहिर बात है कि वो आप ऑर्डर करने से पहले जो है वो आप बनाते हैं अपनी डमी लिस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए चेक करते हैं। तो अगर आपने बना दिया है तो वो एंड तक अगर आप उसी लिस्टिंग को लाइव नहीं रखते, उसको बंद करके रखते हैं और उसको अमेजोन पे लाइव नहीं करते और एट दैट मोमेंट जब आपका स्टॉक लाइव होता है तभी लाइव करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। अगर जवाब आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें आप। इसमें एक चीज हम कर देते हैं कि अगर हम डमी लिस्टिंग आज बना रहे हैं ना, तो उसमें जो रिलीज डेट होती है ना, वो हम एडवांस की डाल देते हैं ऑलमोस्ट 6 महीने बाद की, जब हमारी लॉन्च एक्सपेक्टेड होती है। तो वो तब तक हमारी लिस्ट लाइव भी नहीं होती और उसका हनीमून पीरियड भी स्टार्ट नहीं होता। तो ये एक अच्छी टेक्निक है और इसको भी हमने ट्राई किया है। और मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे ही हमने ये टेस्ट किया था, तो हमारी जो लिस्टिंग थी वो स्टार्ट ही टॉप फर्स्ट पेज से हुई थी, मतलब फर्स्ट डे से वो फर्स्ट पेज पे अपीयर हो गई थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें पब्लिकली अनाउंस करने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि हम MC1 से स्टार्ट लें, हम डायरेक्ट MC2 से स्टार्ट ले लेते हैं। एक्सीलेंट। और एक और चीज़ ये कि जो अभी हम देख रहे थे, मुझसे बात भूल गया मैं एक्चुअली। एक बंदा पूछ रहा है कि ब्रांड नेम कैसे चेंज करेंगे। आई थिंक ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है उज़ैर, आप इस वीडियो को बाद में देखिएगा क्योंकि अरसलान भाई ने उस पर डिटेल में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एडिट कूपन। साइम, आप इस पर बताएंगे। कूपन एडिट नहीं हो सकता, इसको डीएक्टिवेट करके दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अच्छा, ये एक सवाल है, यावर पूछा है, काइंडली शेयर एडवांस स्ट्रेटजी रिसेंटली यूज्ड टू अनगेट एनी कैटेगरी एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी कुड फेस। कोई गेटेड प्रोडक्ट है, उसको अनगेट कैसे कराया जाए और उसके लिए क्या कर सकते हैं। सॉरी, दोबारा क्वेश्चन शो करवाइएगा। जी, वो पूछ रहे हैं कि गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट कैसे कराया जाए, तो उसकी क्या अभी लेटेस्ट स्ट्रेटजी है। अच्छा, जो गेटेड कैटेगरीज होती हैं वो नॉर्मली हमारे लिए उनको अनगेट करवाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए प्रॉपर आपके पास इनवॉइसेस होनी चाहिए जो अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड की इनवॉइसेस हैं जिनको अमेज़ॉन एक्सेप्ट करता है। और इसके अलावा उसमें ये होना चाहिए कि आपके जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली हो उन इनवॉइसेस के ऊपर। तो उसमें ये है कि हम करते ये हैं कि अनगेट करवाने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इस चीज़ को जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, जिनके पास ये पैटर्न हम एक तो उन्हें आउटसोर्स कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास कुछ सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आपके पास सारी सर्टिफिकेशन और आपके पास उस प्रोडक्ट की इनवॉइस है, प्रॉपर इनवॉइसेस हैं और एज़ पर अमेज़ॉन्स डिमांड अगर आपके पास वो इनवॉइसेस हैं, आप वो प्रोवाइड करते हैं, तो अमेज़ॉन अनगेट कर देता है। अदरवाइज़ हम फिर उसको जो है वो आउटसोर्स करते हैं और कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इसकी सर्विसेज देते हैं अनगेट करवाने में। राइट। और
कुछ लोग पूछ रहे हैं कि गेट और अनगेट क्या होता है, उनको मैं बता देता हूँ कि गेट अनगेट ये होता है कि अमेजोन खुद आपको कुछ कैटेगरीज पे स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वो सेलर से मांगता है। कुछ कहीं पे सर्टिफिकेशन है, कोई हैजर्ड की कोई प्रोडक्ट है, कोई जिसमें हेल्थ के इश्यूज हैं, तो वो अमेजोन से स्पेसिफिक उसके लिए परमिशन ली जाती है। उस परमिशन की एक रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वो अमेजोन उसको गेट और अनगेट इसलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, अब ये एक सवाल आया कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग व्हाइल मेकिंग अमेजोन आईडी फ्रॉम पाकिस्तान। तो आई थिंक वो जो हम पहले बात कर रहे थे असलान भाई, इस पे तो एक अलग से हम सेशन करेंगे ना कि आईडी के डिफरेंस, तो वो बताएंगे किस तरह का नया सेशन जो नेक्स्ट सेशन है वो किस तरह पे हम इस पॉइंट को एड्रेस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सेशन जो है वो उसमें हम ऑफ कोर्स जो हमारे चैलेंजेस हैं जो हमारे जो चीज़ें हमने फिक्स करने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं वो हमने अपनाई हैं रिसेंटली अमेजोन के सेलर अकाउंट से रिलेटेड, उसकी आईडी क्रिएशन से रिलेटेड। तो वो नेक्स्ट सेशन में उसका जो है वो प्रॉपर सेशन करेंगे। हमारी 999 टीम जो है वो भी उसमें मौजूद होगी, जो हमारी आईडी क्रिएशन टीम है वो भी मौजूद होगी। तो उसमें हम ये वाला पार्ट क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल वैसे इश्यूज तो कोई नहीं आ रहे पाकिस्तान से आईडीज बनाने में, सिवाय एक चीज़ के कि यूके में अमेजोन जो है वो अप्रूव नहीं कर रहा अभी, जिसके बारे में जो है वो मेरे ख्याल में डेवलपमेंट हो रही है अभी। कुछ आने वाले दिनों में ये भी फिक्स होगा इंशाल्लाह। जी, हमने टेकअप कर लिया है। इवन हमने जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उनको भी हमने कम्युनिकेट कर दिया है एंड दे विल टेक इट अप विद अमेजोन ऑफिशियल सच। जी, तो बाकी तो बिल्कुल स्मूथली आपका अमेजोन यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी आईडीज आपको तो मिल जाती हैं। बाकी जो यूरोपियन आईडीज हैं इनमें थोड़ा सा इशू आ रहा है जो कि इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा। बाकी स्मूथ है, सब कुछ ठीक है। और जो भी इसके बारे में मज़ीद डेवलपमेंट होती रहेगी ऑफ कोर्स हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। जो नई चीज़ होगी या नया इशू जो लोग फेस करें उसका जो भी फिक्स होगा इंशाल्लाह वो हम इसके बारे में मैं एक और आखिर क्वेश्चंस लूँगा कि काइंडली एक्सप्लेन हाउ टू चेंज एसकेयू फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्टिंग टू न्यू लिस्टिंग। अच्छा, ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। ये लेकिन बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि अमेजोन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एसकेयू चेंज करने पे, तो प्लीज़ आप उस पे। अच्छा, इसमें जो है वो कई दफ़ा चल जाता है, राजेश बैठा हो आगे तो क्या नहीं हो सकता। राजेश आपका अकाउंट जिंदा कर देता है, तो ये तो फिर एसकेयू एक बहुत छोटी सी चीज़ है। तो होता ये है कि आपकी एक पुरानी लिस्टिंग है उसके साथ एक एसकेयू मैप हुआ हुआ और एक नई लिस्टिंग आपने बनाई है उसका एसकेयू डिफरेंट है। तो आप अमेजोन को रिक्वेस्ट ये करते हैं कि ये रीमैपिंग कर दें। अमेजोन को रिक्वेस्ट ये करते हैं कि पुराने एसकेयू को नए एसएन के साथ मैप कर दें और नए एसकेयू को पुराने एसएन के साथ जो है वो मैप कर दें। तो ये शफल करना पड़ता है, अमेजोन से शफल करवाना पड़ता है और ये बहुत मुश्किल काम है। अमेजोन बहुत मुश्किल से मानता है इस चीज़ पे। बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद फिर अमेजोन जो है वो एक एसकेयू को दूसरी लिस्टिंग के साथ मैप करता है। तो एक बहुत मुश्किल काम है और इसको बार बार केसेस ओपन करने पड़ते हैं। एक्चुअली आपको एक केस पे ये मसला हल नहीं होता। या अग्रीड। अच्छा, तो आई थिंक बात टॉपिक्स तो बहुत हैं लेकिन आई थिंक कीपिंग इन माइंड द टाइम कंस्ट्रेंट, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इस तरह के सेशंस हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं जिसमें मज़ीद और भी लॉन्च रैंकिंग की जो टेक्निक्स हैं वो हम अपनी ऑडियंस को बताएंगे और डिफरेंट लेवल के जो केसेस हैं उनको भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि यार इस वक्त ये सिचुएशन, ये सिनेरियो बना था और उस सिनेरियो में हमने ये अप्रोच यूज़ की तो उसके रिजल्ट्स ये थे। इसी तरह से अमेजोन पोस्ट है, स्टोर फ्रंट पे अभी सनी भाई एम्फेसिस दे रहे हैं क्योंकि स्टोर फ्रंट पे हम ट्रैफिक ला रहे हैं तो उससे भी हमारी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो एक्चुअली पॉइंट सारा घूम के ये आता है कि रैंक पेज पे हो गए लेकिन पेज पे रैंक करने के बाद जो स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो कैसे हम इंश्योर करें ताकि हम जब स्टेबल हैं और हम क्योंकि अच्छी एक प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, हम प्राइस भी अच्छी पे कर रहे हैं, तो फिर स्टेबिलिटी अगर हमने मेंटेन कर ली तो फिर आपकी सेल्स वेलोसिटी और आपकी जो आरओआई की टारगेट्स हैं वो इजीली अचीव हो सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अरसलान भाई फॉर योर टाइम, जवाद, साइम, अबीर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशंस करते हैं। आई थिंक आईडी रिलेटेड भी करेंगे, पीपीसी पे भी करना है कि पीपीसी और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और लिस्टिंग ऑडिट जो अबीर एक पूरे डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं जवाद के अंडर कि लिस्टिंग ऑडिट भी एक हम जब लॉन्च अप हो जाते हैं 2-3 महीने हो जाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे एक ऑडिट भी चल रहा होता है क्योंकि ये नहीं है कि लिस्टिंग एक दफ़ा बना ली तो बस बना ही ली। ये कंटिन्यूस एक आइटरेशंस का प्रोसेस चलता रहता है कि उसको मजीद
हम देखते रहते हैं, रिजल्ट्स के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीक फिर इंशाल्लाह इस पे हम बात करते हैं, और फिर मजीद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप पोस्ट कीजिएगा, ताकि फिर हम आपको उसका हल पब्लिकली हम आपको अनाउंस कर सकें। ठीक है जी, ठीक है जी, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।